नमस्कार दोस्तों। आज अपन आपके सामने एक नया सेशन लेके फिर से हाजिर हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है, आपको पता है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और 7 से 14 अक्टूबर के बीच में जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है उसके द्वारा नोबेल प्राइज अनाउंस किए जाते हैं। नोबेल प्राइज की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता ही है कि नोबेल प्राइज 1901 में स्टार्ट हुए थे। और जो अल्फ्रेड नोबल था उसने अपनी संपत्ति मतलब उसकी निजी संपत्ति में से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी और उसी ने नोबेल पुरस्कार शुरू किए थे। 1901 में शुरू हुए थे। उस समय 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। वर्तमान में 6 क्षेत्र में, यानी 1968 से एक नया क्षेत्र और जोड़ा गया, वो था इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो आरएनए। और अब टॉपिक देखते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक क्यों है। माइक्रो आरएनए आज का टॉपिक क्यों है, क्योंकि इस साल का जो मेडिसिन का, यानी इस साल का जो चिकित्सा विज्ञान का जो नोबेल प्राइज मिला है वो इन दो वैज्ञानिकों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकोन। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकोन को मेडिक चिकित्सा विज्ञान का यानी मेडिसिन के फील्ड में इस साल का नोबेल प्राइज मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने माइक्रो आरएनए, mRNA के बारे में अनुसंधान किए हैं, रिसर्च किया है और इसकी खोज भी की है। और इस माइक्रो आरएनए के बारे में आने वाली जो जितनी भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आरपीसी के एग्जाम्स हो, आरएस के एग्जाम्स हो या फिर बाकी जो अदर एग्जाम्स हो, उन सभी में से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, ये जो माइक्रो आरएनए है ये अगले 6, 7 या 10 साल तक आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देने वाला है। क्योंकि इसके बारे में भी बहुत सारा अनुसंधान होना है और हमारी जो मेडिकल साइंस है उसके अंदर बहुत सारे इसके नए नए एप्लीकेशन आएंगे, बहुत सारे इसके यूजेज आएंगे, बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसके बारे में काफी लंबे समय तक क्वेश्चंस आएंगे। तो आज अपन अब तक जितनी खोज जो माइक्रो आरएनए है उसके बारे में हो चुकी है, और इन्होंने यानी ये जो दो वैज्ञानिक हैं विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकोन, इनका क्या योगदान था इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, माइक्रो आरएनए को इन दोनों ने इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, और इन दोनों ने इसको खोजा। इसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो उससे पहले अपन थोड़ा सा समझते हैं कि आरएनए क्या होता है। आरएनए क्या होता है? तो आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, और न्यूक्लिक अम्लों की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने मवाद कोशिकाओं में। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इनकी पस सेल्स के अंदर खोज हुई थी। और न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। और वो 3 प्रकार के पदार्थ कौन से हैं उनको आप ऑलरेडी जानते हैं। एक तो होता है शर्करा, शुगर, जो कि पेंटो शर्करा होती है क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं। आरएनए में राइबो शर्करा होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है। और दूसरा आपको पता है फॉस्फेट होता है, यानी H3PO4 होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है नाइट्रोजनी बेस। आपको पता है डीएनए में भी 4 और आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं, जिनमें से 3 सेम होते हैं, एक अलग होता है जो डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में उसकी जगह पे यूरेसिल होता है। तो ये 3 प्रकार के पदार्थ मिलकर के न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। जब पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार, यानी पेंटोस शर्करा, शुगर और नाइट्रोजनी बेस, ये दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं भी? न्यूक्लियोसाइड। और जब इनके अंदर ऐड हो जाता है कौन? जब इनके अंदर फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो जो बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है भी? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के बनाते हैं किसको? डीएनए और आरएनए को। यानी डीएनए और आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसका बहुलक है? तो वो बहुलक है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। इसलिए न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए और आरएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। ये सारी बातें हमें पहले से जानकारी है, पहले से अपन इन सभी बातों को जानते हैं, फिर भी मैंने आपको एक बार रिवीजन के लिए बता दिया। तो आपको पता चल गया कि जो आरएनए होता है वो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए जो है वो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। अब ये जो आरएनए होता है ये हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन कैसे बने उसके लिए उत्तरदायी है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और आपको पता है कि हमारा जो पूरी बॉडी होती है वो सेल्स की बनी होती है, और सेल्स को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, यानी पहले प्रोटीन बनेगी फिर उस प्रोटीन से सेल्स बनेगी।
अब अपन जितने भी लोग हैं वो सारे उन सभी की जो प्रोटीन है वो 20 टाइप के एमिनो एसिड्स का पॉलीमर है, यानी 20 प्रकार के एमिनो एसिड से बनी है। मतलब मेरे शरीर की प्रोटीन और आपके शरीर की प्रोटीन समान प्रकार के एमिनो अम्लों से बनी है, लेकिन फिर भी अपनी शारीरिक संरचना समान नहीं है। उसका कारण ये होता है कि आप में और मेरे में इस प्रोटीन में एमिनो अम्लों के जुड़ने का जो क्रम है वो अलग है। यानी प्रोटीन समान प्रकार के पदार्थों से बनी है, लेकिन इनके जुड़ने का, इनके ऐड होने का जो क्रम है, ऑर्डर है, वो समान नहीं है, वो अलग अलग है। अब वो किस क्रम में एमिनो अम्लों को जोड़ना है ये सूचना होती है डीएनए में। किस में होती है? डीएनए में। तो हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे बने, इन और प्रोटीन बनती है एमिनो अम्लों को, एमिनो अम्लों को जोड़ने की जो सूचना है वो किसके पास है? डीएनए के पास। अब ये डीएनए क्या करता है? सबसे पहले अपना जैसा डीएनए और बनाता है। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। और इसके बाद में इस आरएनए से, इस डीएनए से बनता है एमआरएनए। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। तो डीएनए से सूचना किस में आ गई? एमआरएनए में आ गई। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं भी? ट्रांसक्रिप्शन, या हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। और इस एमआरएनए से, ये एमआरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर के क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब ये जो डीएनए, ये जो माइक्रो आरएनए होता है, ये माइक्रो आरएनए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फंक्शनल होता है। मतलब इसका काम ट्रांसक्रिप्शन के बाद में होता है। क्या होता है वो अपन समझेंगे। यानी हमारे शरीर को बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। प्रोटीन बनने की स्टेप क्या है? सबसे पहले डीएनए अपना जैसा डीएनए बनाता है, यानी रेप्लिकेशन करता है, खुद की फोटोकॉपी तैयार करता है। इसको स्वप्रतिकरण भी कहते हैं हिंदी में। फिर इस डीएनए से बनता है एमआरएनए। आरएनए जो होता है तीन प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए बनता है, और डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और यही एमआरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर के एमिनो एसिड्स को ज्वाइन करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन, या हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवादन। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सेंट्रल डोगमा थ्योरी। सेंट्रल डोगमा थ्योरी कहा जाता है, या प्रोटीन निर्माण का केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताया था फ्रांसीसी क्रिक ने। जो आपने डीएनए की संरचना में पढ़ा होगा, डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना होती है, वॉटसन और क्रिक ने दी। तो ये वही क्रिक है। इस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा थ्योरी दी, यानी इन स्टेप्स के बारे में बताया कि प्रोटीन कैसे बनती है। तो इन सब के बारे में बताया। अब अपन लौटते हैं हमारे एमआरएनए पे। तो इससे पहले अपन ने एक सूचना पढ़ी कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो किसके पॉलीमर होते हैं? वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। आपको पता भी होगा कि डीएनए की एक कुंडली की लंबाई में, एक कुंडली जो होती है उसकी लंबाई में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड। तो वैसे ही आपको याद रखना है कि ये जो माइक्रो आरएनए है ये भी न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग न्यूक्लियोटाइड की संख्या देखने को मिलेगी। आपको मैं एक रेंज दे देता हूं। 19 से लेकर के 23 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 19 से लेकर के 23, क्या हो गया, 19 से लेकर के 23 न्यूक्लियोटाइड से बनता है क्या? एक सेकंड, शायद ये बोर्ड हैंग हो गया। 19 से लेकर के 23 न्यूक्लियोटाइड से बनता है कौन? माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 19 से लेकर के 23 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब ये जो माइक्रो आरएनए है ये काम क्या करता है, कैसे बनता है? तो देखो, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। 1990 के दशक की बात है। ये जो दोनों वैज्ञानिक थे, ये दोनों अध्ययन कर रहे थे गोलकर्मी का। गोलकर्मी का मतलब आप समझते हो, गोल रंग के गोल कीड़े होते हैं जिनको राउंड वॉर्म भी कहते हैं। और जिस गोलकर्मी का ये अध्ययन कर रहे थे, उस गोलकर्मी का नाम है C11। ये याद रखना, आपको आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से कृमि के अंदर या किस जीव के अंदर माइक्रो आरएनए की सबसे पहले खोज हुई। तो C11 नाम का एक गोलकर्मी होता है। ऐसे आपने पढ़े होंगे ना, कृमि कीड़े। तो ये गोल कीड़ा होता है। तो ये जो कीड़ा होता है C11, इसकी स्टडी कर रहे थे ये दोनों वैज्ञानिक। इसकी स्टडी करने के दौरान इन्होंने देखा कि इनका जो डीएनए था, उस डीएनए को इन्होंने
ट्रांसक्रिप्शन करवाया, मतलब डीएनए से क्या बनवाया, आरएनए बनाया। इसी दौरान इन्होंने देखा कि इनका जो डीएनए होता है वो उत्परिवर्तन दर्शाता है और दो प्रकार के म्यूटेंट बनाता है। म्यूटेंट मतलब जो उत्परिवर्तन से बने हो, जो म्यूटेशन से बने हो। म्यूटेशन का मतलब डीएनए की संरचना में परिवर्तन से बने हो। तो वो जो दो प्रकार के जो म्यूटेंट थे उनमें एक का नाम दिया गया L4 म्यूटेंट, या सॉरी एल, इसका L4 भी कह सकते हैं, या जनरल इसको LIN4 लिखते हैं, लिन4 लिखते हैं। तो LIN4 म्यूटेंट, और एक बनाया गया LIN14 म्यूटेंट, यानी ये दो म्यूटेंट बने। अच्छा, इन दोनों में इन्होंने क्या देखा कि जब इनको ट्रांसक्रिप्शन करवाया जा रहा है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, मतलब इससे प्रोटीन नहीं बन रही है। ये तो है जो लीजिए लिन4 है वो प्रोटीन को नहीं बना रहा है, लेकिन लिन14 जो है ये प्रोटीन बना रहा है। यानी एक म्यूटेंट जो है वो तो प्रोटीन नहीं बना रहा है और एक म्यूटेंट जो है वो प्रोटीन बना रहा है। फिर इन्होंने इन दोनों को ऐड करके देखा, यानी मैं दो अलग अलग कलर में बनाता हूं, ये लिन4 है और इसके साथ ऐड कर दिया गया, इसके साथ ऐड कर दिया गया लिन14 को। ये लिन4 है और इसके साथ ऐड कर दिया गया किसको भी, लिन14 को ऐड कर दिया। तो ऐसा करने के बाद देखा कि अब क्या हुआ, अब ये जो लिन4 जो पहले प्रोटीन बना रहा था इसने भी प्रोटीन बनाना बंद कर दिया। मतलब अपन कह सकते हैं कि लिन4 ने लिन14 में ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर दिया, या लिन4 ने लिन14 को इनएक्टिव कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। ये एक ऐतिहासिक खोज थी। तो वैज्ञानिकों ने इसे कहा, इसी ये जो लिन4 था इसी को कहा माइक्रो आरएनए। क्या कहा भी, माइक्रो आरएनए का मतलब अपन कह सकते हैं कि लिन4 इज द एग्जांपल ऑफ माइक्रो आरएनए। लिन4 इज द एग्जांपल ऑफ माइक्रो आरएनए। तो आपको याद रखना है माइक्रो आरएनए की खोज किसमें हुई, सी इलेगंस में हुई, और सबसे पहले जो माइक्रो आरएनए खोजा गया था वो लिन4 खोजा गया था। चलो खोज होगी, अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, भविष्य में इसका क्या यूजेज है और किस तरीके से अपने एग्जाम्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, हमारे शरीर में कैंसर होता है, किसी भी जीव के शरीर में कैंसर होने का मतलब वहां की जो सेल्स हैं उन सेल्स के डीएनए में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन होने का मतलब एक नए प्रकार का डीएनए बन जाता है, डीएनए की एक नई संरचना बन जाती है, जिससे फास्ट सेल डिवीजन होने से बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है और उसको ट्यूमर कहते हैं या कैंसर की गांठ कहते हैं। अब अगर भविष्य में ऐसी कोई तकनीकी, ऐसा कोई तरीका बन गया कि ये जो लिन4 है, इस लिन4 को कैंसर की जो सेल्स हैं, कैंसर की सेल्स के जो डीएनए है उस डीएनए के साथ ऐड कर दिया जाए, किसको ऐड कर दिया गया, लिन4 को, या अन्य किसी माइक्रो आरएनए को ऐड कर दिया जाए, तो ये क्या करेगा, ये इसकी एक्टिवनेस को समाप्त कर देगा, इसकी सक्रियता को समाप्त कर देगा, इसको साइलेंस कर देगा। इस प्रोसेस को जीन साइलेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन साइलेंसिंग। तो ये इसको साइलेंट कर देगा, और साइलेंट कर देगा तो ये काम करना बंद कर देगा, मतलब इसमें नई सेल्स नहीं बनेंगी, और नई सेल्स नहीं बनेंगी तो कैंसर की नई सेल्स नहीं बनेंगी, तो कैंसर समाप्त हो जाएगा। हालांकि अभी ये अनुसंधान के स्तर पे है, रिसर्च के लेवल पे है, ठीक है। तो ये कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में, वायरल डिजीज के इलाज में, इन सब के अंदर माइक्रो आरएनए का भविष्य में बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है, इसीलिए अपने एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात, एक चीज और याद रखनी है आपको, वो क्या याद रखनी है कि ये जो माइक्रो आरएनए होता है, ये माइक्रो आरएनए हमारी एग्जाम्स का क्वेश्चन तो है ही है, इसके भविष्य में चिकित्सा विज्ञान में बहुत सारे उपयोग हैं, और बहुत सारे उपयोगों के कारण ये आने वाली एग्जाम्स में काफी ज्यादा बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं सीईटी के एग्जाम्स है, क्योंकि सीईटी में बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस में, तो वहां भी इसका क्वेश्चन बन सकता है, और सिलेबस में नहीं भी होती तो करंट में बन सकता है, करंट का क्वेश्चन है। तो फिजिक्स के साथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज भी अनाउंस होने वाले हैं। फिजिक्स का तो अनाउंस हो गया है, एआई टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है, उसके बारे में अपन अगला वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद में केमिस्ट्री का वीडियो बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो जानकारियां आपको दी हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में।